हम प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं ये कहानी देख रहे हैं। इस कहानी के अंतर्गत हम इसके पहले वाली ताशिका में बड़ी जातियों का छोटी जातियों के प्रति जो अमानुष व्यवहार है, क्रूरता है, निर्भयता है, उसे हम देख चुके हैं। गंगी कुएं पर चली गई है और कुएं पर चले जाने के बाद जब उसने घड़ा कुएं में छोड़ा है, उतने में जो ठाकुर के दरवाजे की आवाज़ आई है, उस दरवाजे की आवाज़ को लेकर वो डर गई है और डरकर अपने हाथ से घड़ा और वो रस्सी उस कुएं में छोड़कर गंगी अंतर्मन से पूरी तरह से टूट चुकी है, वहीं से खुद की जान बचाने के लिए भागती है। शायद ऐसी भयावह स्थिति के अंतर्गत गंगी मन ही मन बड़बड़ाती हुई मनस्थिति के अंतर्गत उसके उच्च जातियों के प्रति जो विचार है वह बुदबुदाते हुए वहीं से खिसकती है। लेकिन यहीं पे जो वास्तविकता दिखाई देती है इस कहानी के अंतर्गत कि पूरी तरह से उच्च जातियों के प्रति निम्न जातियों का विचार विमर्श और इसी विचार विमर्शता के साथ साथ इस गंगी का अत्यंत भयभीत हो जाना, खुद की जान बचाने की फिक्र के अंतर्गत उसका भाग जाना, यह सब कुछ शायद वास्तविकता और भयानकता का अंदाज बतलाता है। वास्तव में ठाकुर एक व्यक्ति नहीं है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद जी ने अपनी इस छोटी सी कहानी में गांव की वास्तविकता, वहां की व्यवस्था, उस गांव की भ्रष्ट व्यवस्था, दलित वर्ग के प्रति उच्च वर्ग का अमानवीय व्यवहार, जाति भेद, वर्ग भेद से उत्पन्न अस्पृश्यता, उच्च वर्ग की स्थिति एवं उनके पुरुषों द्वारा अपनी स्त्रियों के प्रति किया गया कर्कश व्यवहार आदि को बड़े विश्वसनीय ढंग से इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र गंगी है, जो भयानक यंत्रणा का शिकार बन चुकी है, किंतु इस कहानी की नायिका गंगी अछूत समाज से होते हुए भी एक जागृत नारी के रूप में उभरने का काम प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। गंगी के चरित्र में स्वाभाविकता है, क्योंकि गंगी हमारे रोजमर्रा के जीवन का वास्तविक लगती है। गंगी में धरती की महक है। यही नहीं है कि उसे घुमा फिरा कर बातें करना आता है। वो जो कुछ कहती है वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है। वो ऊंची जाति के लोगों को बेनकाब करती है और उन्हीं का वास्तविक चेहरा दिखाती है। वह उनके करनी और कथनी का पर्दाफाश करती है, बताती है। वो चोट खाई हुई शेरनी के समान वो उन पर शब्दों का वार करती है। गंगी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अपने पति की जान बचाने के लिए ठाकुर के कुएं पर से उसे पानी लाना है और पति को पिलाना है। उच्च जातियों की पोल खोल खुलती हुई वह कहती है, यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे,
झूठे मुकदमे ये करें। और अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरियों की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडितों को मिलाकर बेचते हैं, ये काम करवा लेते हैं। मजदूरी देते समय नानी मरती है इनकी। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगती है इन्हें ये घमंड ही घमंड है कि हम ऊंचे हैं। इस कथन से उसकी जागरूकता और उसके अंदर की सुलगती विद्रोहाग्नि का पता हमें चलता है। साथ ही साथ ये बात भी उभर कर सामने आती है कि उच्च वर्ग के लोग कितने नीच और कमीने हैं। वे अपने कर्मों से इतने गिरे हुए हैं कि शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए निम्न वर्ग की औरतों को ललचाई आंखों से देखते हैं। उनके लिए वे लार टपकते हैं और अवसर मिलते ही शरीर सुख लूटने से नहीं चूकते। इस कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी ने हमारे समाज में कुछ ऐसी परंपरा चल रही है कि मानव में भेदभाव करता है। एक मानव दूसरे मानव को अपने से छोटा समझता है। संपूर्ण मानव समाज जातियों और वर्गों में बटा हुआ है। अमानवीय, उच्च नीच, छुआछूत की भावना आज भी समाप्त नहीं हुई है। देश के संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, परंतु कुछ बातें मानव के मानस पटल पर चिपकी है, जिन्हें समय धीरे धीरे होता चला जा रहा है। मध्यकालीन संत कवियों ने भी जो कार्य किया है, जाति पातियों को पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, किंतु आज भी इस समाज के अंतर्गत से या देश के अंतर्गत से समाप्त हुआ नहीं है। जाति पाति के विरोध में देश के कवियों, संतों, महात्माओं ने कार्य किया है, कानून भी बनवाए गए हैं, लेकिन मानसिकता के पटल पर जो चिपका हुआ तस्वीर है मनुष्य का, वह आज भी समाप्त हुआ नहीं है। गंगी का विद्रोही दिल रिवाज, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा है। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जीतने हैं, एक से एक छठे हैं। यहाँ तो जीतने हैं, एक से एक छठे हुए हैं। जो हमने ऊपर कहा है, इस कोटेशन को लेकर गंगी कहती है, ये सभी प्रकार के जो नीच कर्म होते हैं, वे सभी प्रकार के नीच कर्म ये करते हैं और इल्ज़ाम उसका दूसरों के ऊपर लगवाते हैं। महाजनों की अवस्था को ये वो पेश करती है। शायद शरीर सुख की मांग तक या रस भरी आंखें वाली जो बात वह करती है, उसके अंतर्गत पूरी तरह से दिखाई देता है। इस कहानी के अंतर्गत गंगी केवल पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं पर चली। अपना खुद का जी बचाकर वो वापस लौटने के बाद गंगी ने देखा है जो उसका पति है घर में लेटा हुआ है, कराहने लगा है, बुखार है उसे। उस बुखार के अंतर्गत वह लुढ़कता हुआ शायद जो गंदगी भरा पानी है, खराब जो पानी है, उस खराब पानी को लेता है और वो पीता है। फिर उसके बाद गंगी वापस आ गई है। वापस आने के बाद गंगी लोटा उठाती है, अपने पति को लोटा दे देती है। तो उतने में जोकू के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, गंगी ये कैसा पानी लाया, ये कैसा पानी लाया मारे, कौन से नाले का पानी है? पानी की सड़ान आने लगी है, मटके में भी वही बदबू है। मटकी छोड़, एक एक बाल्टी ताज़ा पानी लिया, उतने में घिसू आ जाता है। गंगी निकल पड़ती है,
घिसु जोर जोर से झोंकू को आवाज देता है, लगा है कि तू खटिया पकड़कर सोएला है, लगा है कि तू खटिया पकड़कर सोएला है, यानी खाट पकड़कर तू सोया हुआ है। तुझे तो राज साहब बुला रहे हैं, काहे काम है, अब दवा खाने को तक पानी नहीं है। घिसु जोकू को बुलाने के लिए आता है, संदेश लेकर कि राज साहब ने आपको बुलाया है। कराहने लगा है, बुखार है, ज्वार है, तो भी उसके अंतर्गत वो बोलता है कि काहे काम है अब उनका, दवा खाने तक मुझे पानी नहीं है। राज साहब बुला रहे हैं, उनके घोड़े के जीन का पट्टा टूट चुका है, उसकी मरम्मत करवानी है। तो चूकू वहीं पे कहता है घिसू को कि 2-1 दिन में ठीक जब हो जाऊं तब मैं उसकी मरम्मत करने के लिए आ जाऊं। अरे 2-1 दिन कहाँ, वे तो अभी निकल पड़े हैं। मेरी हकीकत हालात तो देख कैसी है। हाँ मैंने समझा, लेकिन मालिक का क्या। घिसू से कहता है कि मैंने तो आपको समझा है, लेकिन मालिक कैसे समझेंगे आप। उतने में कुएं पर लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई देती है। देखते हैं कुएं में कोई जानवर मर पड़ा हुआ है। कुएं में जानवर मर पड़ा नहीं है, ठाकुर के लोगों ने मारकर कुएं में छोड़ दिया है। वो क्यों करने लगे ऐसा, याद नहीं पिछले महीने में पटवारी का बैल मर गया था तो राका को उठाने के लिए कहा था। जब उसका बाइकट करवाया था चमारों ने, कस्बे से कसाई बुलाया था, तब कहा था तुम लोगों का हुक्का पानी बंद करवा दूंगा तो नाम न रखना। वो क्या जानवर मारने गया था? अरे नहीं, इसी कसाई से कहकर कुत्ता या गीदड़ फिकवा दिया होगा। हाँ जहर देकर मरवा देते। अरे भैया वैसे भी पानी जहर है, अब क्या होगा भगवान ही जाने। कुएं में उतरना पड़ेगा, कुएं की सफाई करनी पड़ेगी, अब क्या होगा। ठाकुर तो एक लोटा पानी नहीं देगा अपने कुएं से, बिना पानी के जिएंगे कैसे। सब ठीक ठाक चल रहा है, मुंह खोलने के लिए नाक बंद करनी पड़े, आप ही आप आ जाए अपने कुएं पर। अपने कुएं को पहरा लगवा दो, उसकी रखवाली करनी है। मजदूर भी आए खेतों पर तो उन्हें भी बेगारी के लिए आए तो भी मना कर कहना कि उजरत के साथ एक मटका, एक बाल्टी पानी मुफ्त में मिलेगा। कितना मटका जी, अरे उल्लू के पट्टे, कितना कितना सरकार, ये क्या बात हुई। जितना उठा सके उतना जी सरकार, चल दफा हो, चल दफा हो जाए यहां से। गंगी के पर आते हैं, थोड़ा दूध चाहिए। 2 दिन से बेटा बीमार है, 2 दिन से जोखम बीमार है, कुछ खाया नहीं है, दवा नहीं ली है, आज कुछ नई आफत आई है। हाँ सुना है कुएं में कुछ जानवर पड़ा है। पड़ा नहीं बाबा, ये सुबह ही किस्मत खराब है। पटवारी की चाल है, पटवारी की नहीं, ये ठाकुर की चाल है। तुम्ही लोगों ने खेतों पर काम करने से मना कर दिया था, बस वही तो तुम सबको नई नथी करके जाने वाला है। रोज रोज कौन जाए नदी पर पानी लाने के लिए 4 कोस चलकर।
जाए चार को चलकर, आए चार को चलकर। दूध देने लेने वाला ले पिला दे, कसम अभी पैसे की नहीं है। पैसे किसने मांगे हैं तुझसे? कहाँ इतनी देर कर दी तूने? कहाँ करते कुएं में ठाकुर ने जानवर मार के गिरा दिया है? पटवारी ने नहीं, ठाकुर की ये चाल है, ठाकुर ने कराया है। क्योंकि मजदूरी करने के लिए हम जाते नहीं, करके ये सब कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद बुखार तो इससे ज़्यादा लगने लगी है, कम होती नहीं है। पानी का क्या होगा? दूसरा कुआं भी नहीं हमारे पास, गांव में भी है लेकिन हमारे काम का नहीं है, वो ठाकुर का कुआं है। ठाकुर थोड़े ही हमें पानी देते। दूसरा जो कुआं है वो साहू का है, वो सब जगह हमें चढ़ने भी नहीं दिया जाता, उसी कुएं से पानी हमें कहाँ से? तो क्या मंदिर में जाकर पुजारी से मांगू? वो सब वक्त टंकी भरी रहती है पानी से, नहीं, वहीं पे हमेशा के लिए टाकी पानी की भरी हुई होती है। वह भी एक चंटा आदमी है, मंदिर की सीढ़ियां तक चढ़ने नहीं देता, पानी कैसे दे देगा? बहुत ऊंची छोटी मानता है। मंदिर और गंगी, मंदिर की ओर गंगी चल पड़ी। वहाँ मंदिर में भगवान की आराधना चल रही थी, पुजारी की। गंगी दरवाजे के 50 फीट दूरी पर जमीन पर बैठी रही। पुजारी की पूजा समाप्त हो गई। पुजारी ने गंगी को देखा और कहने लगा, तू जोगों की घरवाली है? वो महाराज से एक मटका पानी मांग रही है। मेरा घरवाला बुखार से पड़ा है, उसे दवा दारू के लिए पानी तक नहीं है। क्या? अरे तुम्हारे कुएं को क्या हुआ? तुम्हारा क्या ठाकुर ने भ्रष्ट कर दिया है? तुम्हारा कुआं भी भ्रष्ट होता है? वह कैसे होता है? पानी देता नहीं, बार बार रोती किलकती उसके पीछे गिड़गिड़ाती भी, सिर्फ एक लोटे के लिए वह गिड़गिड़ाने लगी है, पानी मांगती है। तब पुजारी कहता है, हमारी पानी तुझे भ्रष्ट नहीं कर देगा, याद नहीं तुझे एक बार हाथ लगाया था तो तूने पूरा चमार कवड़ा इकट्ठा कर लिया था, सारे चमारों को बुला लिया लाई थी, चल भाग यहाँ से, चल निकल। और पुजारी अंदर चला गया और गंगी को घूर घूर कर देखने लगा। गंगी भी वापसी अपने घर लौटी। पति जोखू ने पूछा, क्यों ना दिया पानी पंडित ने? चल यही पानी पिला दे, नाक बंद करके पिला दे, मत पियो यह पानी, सारा कुआं तो जहर बन गया है। गंगी सांझ होते अंधेरे की राह देखकर अपने पति को कहती है, रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं से पानी लाने का पूछती है, चोरी मत कर गंगी, सारे गांव के सामने ठाकुर तेरी खाल उखाड़ देते हैं। वैसे भी वहाँ कोई ना कोई पहरेदार होता है। माचिस दिया सलाई लेकर दिया जलाकर वह निकलने का सोचती है। दिया जलाने से रात नहीं होती, रात के अंधेरे में वो निकल पड़ी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। कुएं के बाजू में दो महिलाएं, उनकी आवाज़ आती है। पहरेदार वहीं पे एक दूसरे से कोई बात करते हैं। नारियाँ वहीं पे पानी भरने के लिए आती है। अपने घर वाले, अपने बच्चे, अपने बेटियों के बारे में वहीं पे चर्चा शुरू है। छाया में बैठे हुए सभी लोग उन्हें देखते हैं। नारियाँ वापस चली गई है, लोग वापस चली गई है। गंगी एक एक पैर आगे आती हुई कुएं तक पहुँचती है, लेकिन उसे डर महसूस होने लगा है। ठाकुर जागता है,
गंगी का ध्यान बाल्टी की ओर न होकर ठाकुर की ओर है। वो चोरी चोरी पानी भरने की तैयारी में, उतने में कौन है की आवाज़ आती है। वो कुएं पर की आवाज़ ठाकुर की तरफ से आ रही है। गंगी वहाँ से अंधेरे का सहारा लेकर भागकर अपने घर वापस पहुँचती है तो उसे जो को बासी पानी पिला देता है। ये कहने का मतलब यह है कि यहीं पे पूरी तरह से उच्च जातियों के द्वारा नीची जातियों के ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार को लेखक प्रेमचंद जी ने बहुत बारीकी से चित्रित करने का काम किया है और यहीं पे ये कहानी समाप्त